विद्यार्थी, आज हम मांग की लोच के अंतर्गत, इससे पूर्व हम मांग की लोच की श्रेणियां, कीमत लोच, आय लोच, तिरछी या आड़ी लोच आदि का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम मांग की लोच और उसका सीमांत आय एवं औसत आय में क्या संबंध है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। मांग की लोच, सीमांत आय और औसत आय में एक सुनिश्चित संबंध पाया जाता है। इनमें से किन्हीं दो के दिए होने पर हम तीसरा ज्ञात कर सकते हैं। औसत जो आय है वो वस्तु की कीमत को कहते हैं। यह कुल आय में मात्रा का भाग देने से प्राप्त होती है। यह मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि जो औसत आय है, जिसको हम AR कहते हैं, AR इजिकल टू होता है TR/X इजिकल टू प्राइस। जो कीमत होती है वही औसत आय होती है और उसको हम औसत आय कहते हैं। उसको ज्ञात करने का सूत्र जो है वो है TR, टोटल रेवेन्यू, यानी कुल आय में वस्तु की मात्रा का भाग दे दें तो हमें औसत आय या कीमत प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार से सीमांत आय कुल आय में होने वाला वह परिवर्तन है जो एक इकाई अधिक की बिक्री से प्राप्त होता है ना। और उसको हम लिखते हैं MR इजिकल टू डेल्टा TR बटा डेल्टा X, यानी एक इकाई X में परिवर्तन होने से, है ना, जो कुल आय में परिवर्तन होता है उसे हम सीमांत आय कहते हैं। तो ये सीमांत आय, औसत आय और मांग की लोच में संबंध से पूर्व हमें ये समझ लेना जरूरी है कि औसत आय क्या है और सीमांत आय क्या है। एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ कि जो औसत आय है ना, वो कुल आय में मांग की मात्रा का भाग देने से प्राप्त होती है और ये कीमत के बराबर होती है। जो MR है या जो सीमांत आय है वो कुल आय में होने वाला वह परिवर्तन है जो इकाई अधिक की बिक्री से प्राप्त होता है, यानी एक इकाई अधिक बेची जाती है मात्रा, तो ऐसी स्थिति में कुल आय में क्या परिवर्तन होगा वो सीमांत आय कहलाएगा। इनको अब हम एक रेखा चित्र के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। ये रेखा चित्र आपके सामने है। इसमें जो NM है वो मांग रेखा है ना, इसको हम मांग रेखा या औसत आय रेखा भी कह सकते हैं। तो ये मांग रेखा है। मांग वक्र और मांग रेखा में फर्क होता है। वक्र होता है कर्व के रूप में जो दाईं ओर से बाईं ओर नीचे की तरफ झुकता हुआ होता है, लेकिन यहाँ हम एक सरल मांग वक्र के रूप में मांग रेखा को लेंगे। तो यहाँ पर NM जो है वो मांग वक्र रेखा है। इसी को हम औसत आय रेखा भी कहते हैं। जो NS है वो सीमांत आय की रेखा है। OA मात्रा पर, अब देखिए वस्तु की मात्रा नीचे X अक्ष पर ले रखी है हमने और Y अक्ष पर हमने औसत आय और सीमांत आय को ले रखा है। जब वस्तु की मात्रा OA पर सीमांत आय रेखा का अगर हम उपयोग करें तो जो कुल आय है, जो कुल आय है वो होगी OACFN इस क्षेत्रफल के बराबर होगी। OACFN क्षेत्र के बराबर होती है। और यदि हम औसत आय रेखा का उपयोग करें तो ये हो जाएगी A के बाद सीधा आ जाएगा E और E के बाद B, तो OAEB क्षेत्र के बराबर होगी अगर हम औसत आय रेखा का उपयोग करें। तो मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ। अगर हम MR रेखा का उपयोग करें तो ये होगी OACFN क्षेत्र के बराबर। और यदि हम AR रेखा का उपयोग करें तो ये होगी OAEB क्षेत्र के बराबर होती है कुल आय, है ना। यहाँ पर कुल आय मतलब कीमत इंटू मात्रा से। और औसत आय रेखा का अगर हम उपयोग करें तो ये हो जाएगी OAEB क्षेत्र के बराबर। ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे के बराबर है। अब ये OACFN और OAEB क्षेत्र दोनों ही एक दूसरे के समान है। इनमें से जो OACFB है, OACFB ये जो क्षेत्र है ये दोनों में ही कॉमन है। ये AR का उपयोग करते हैं तो भी आता है और जब हम MR का उपयोग करते हैं तब भी आता है। इनमें से जो अलग करने पर
एक तो बच जाता है हमारे पास त्रिभुज ये बी एफ और एन, ये अलग बच जाता है एम आर के रूप में, और एफ ई सी के रूप में हमारे पास ये अलग बच जाता है ना। तो अब इन दोनों त्रिभुजों में जो बी एफ एन है और त्रिभुज एफ ई सी है, इन त्रिभुजों में क्या समानता है या क्या चीज़ें हैं वो हमें देखनी पड़ेगी। तो अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इन दोनों त्रिभुजों में बी एफ एन और एफ ई सी, इनको ले रहा हूँ मैं डॉट डॉट लगा है ना, इसमें जो कोण है बी एफ एन, ये जो बी एफ एन कोण है, ये कोण और कोण ई एफ सी, ये सम्मुख कोण है। देखिए बी एफ एन और ई एफ सी, ये दोनों ही कैसे कोण है? सम्मुख कोण है। फिर कोण एफ बी एन और कोण एफ ई सी, ये कैसे हैं? समकोण है। ये दोनों ही समकोण है, एफ बी एन और एफ ई सी, सी या नहीं है, एफ ई सी, ये दोनों ही सम्मुख कोण समकोण है। तीसरा एक और मिलता है हमें, एक त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। तीसरा है बी एन और एफ, ये जो कोण है ये एफ सी ई है ना, ये भी बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज के किसी भी दो त्रिभुजों के जब दो कोण सम्मुख कोण या समकोण होते हैं तो ऐसी स्थिति में तीसरा कोण अपने आप ही बराबर होता है। तो तीसरा कोण बी एन एफ इजिकल टू कोण एफ सी ई भी बराबर होगा। तो इस प्रकार से दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रों के बराबर होने एवं तीनों कोणों के परस्पर बराबर होने पर इनकी भुजाएं भी समान होगी। जैसे कौन कौन सी भुजाएं? एक भुजा है ये बी एन, तो बी एन भुजा किसके बराबर होगी? सी ई के। देखिए ये बी एन भुजा है, ये होगी बराबर सी ई के। फिर दूसरी भुजा है बी एफ, ये वाली, ये भुजा बराबर होगी एफ ई के, ये एफ से ई तक, ये भी बराबर होगी। बिंदु लोच का जो सूत्र हमने लिया था, इससे पूर्व हमने जब बिंदु लोच की थी तो उसमें हमने जो सूत्र लिया था नीचे का अंश बटा ऊपर का अंश, अगर हम यहाँ पर उस सूत्र का उपयोग करें तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं हमने जो सूत्र लिया था उस सूत्र के आधार पर नीचे का अंश बटा ऊपर का अंश अगर हम उसका प्रयोग करें तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि यहाँ मांग की लोच है ना, ई बिंदु पर, अगर मुझे इस ई बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करनी है तो मांग की लोच क्या होगी? इलास्टिसिटी इज इक्वल टू ओ बी नीचे का अंश बटा बी एन ऊपर का अंश। इसी प्रकार से मैं ले सकता हूं ए ई, ए से ई तक की दूरी जो ओ बी के समान है। इधर देखिए ओ बी ये बराबर है ए ई के, इसलिए मैंने यहां लिया ए ई बटा अब जो बी एन दूरी है ना, बी एन दूरी देखिए बी और एन, ये जो दूरी है ये दूरी किसके बराबर है? बी एन की दूरी किसके बराबर है? सी ई के बराबर है ना, सी ई के बराबर होती है। तो यहां सी ई को मैं ऐसे लिख सकता हूं ए ई माइनस ए सी। जब मैं इस ए ई में से ए सी घटा दूंगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा? सी ई दूरी जो बी एन के बराबर है। तो इस प्रकार से मेरे पास जो आ गया कि मांग की लोच निकालने का कि ए ई बटा ए ई माइनस ए सी।
अब यहाँ देखिए ए ई जो है वो किस पर है, औसत आय रेखा पर है, इसलिए इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ औसत आय, ए आर एवरेज रेवेन्यू, बटा ए ई किसके बराबर है, फिर वापस औसत आय के बराबर, माइनस जो ए सी है वो किसके बराबर है, ए सी देखिए सीमांत आय रेखा पर आ रही है, इसलिए मैं लिख सकता हूँ एम आर। तो इस प्रकार से हमारे पास एक ये सूत्र या संबंध आ जाता है कि मांग की लोच जो है वो बराबर होती है किसके, औसत आय बटा औसत आय माइनस सीमांत आय के, और इसको हम लिख सकते हैं ए आर बटा ए आर माइनस एम आर। इस सूत्र को याद रखना है कि इलास्टिसिटी इज इक्वल टू ए आर बटा ए आर माइनस एम आर होती है। चूंकि ओ ए वस्तु की मात्रा पर ए ई औसत आय है और ए सी सीमांत आय है यानी एम आर है। यदि हम औसत आय को ए से एवं सीमांत आय को अगर हम एम से सूचित करें तो इस सूत्र को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिख सकते हैं ना, ए आर को हम ए मान लें और एम आर को हम एम मान लें। तो ऐसी स्थिति में हो जाएगा इलास्टिसिटी इज इक्वल टू, औसत आय की जगह रख देता हूँ ए बटा ए माइनस एम, ये सूत्र को सरल ही हमने कम कर दिया है। अगर मैं इसमें तिरछा गुणा करूं, है ना, अगर इसको हम गुणा करें, ए एम को ई से गुणा करें और इधर ले आएँ तो ऐसी स्थिति में हो जाएगा ई ए माइनस ई एम इज इक्वल टू ए, है ना। अब हम मैं इनका स्थान बदल दूं, ए वाले को इधर ले आऊं तो ऐसी स्थिति में हो जाएगा ई एम इज इक्वल टू ई ए माइनस ए, देखिए मैंने इधर ए कर लिया है ना, इसको इधर ले आया हूँ तो ए को माइनस कर दिया मैंने, चूंकि इसको ई एम को हमने प्लस कर दिया है इसलिए। तो इस प्रकार से मेरे पास आ जाता है ये। अब यदि मुझे खाली एम रखना है तो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इज इक्वल टू ई ए माइनस ए बटा ई, है ना। अब देखिए इसमें दोनों में ऊपर ए कॉमन है, ए कॉमन होने के कारण मैं इसको दूसरी जगह वापस ले रहा हूँ हटा करके, ये मेरे पास आ गया था m इज इक्वल टू ई ए माइनस ए बटा ई। अब अगर m इज इक्वल टू, ए कॉमन होने के कारण ए को मैं बाहर ले लेता हूँ तो अंदर क्या रह जाएगा मेरे पास, ई माइनस एक बटा ई, ये रह जाएगा क्योंकि ए हमने कॉमन ले लिया है। इसको और सरल करना चाहते हैं हम तो कर सकते हैं, ए ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन ई। तो इस प्रकार से ये हमारे पास आ गया कि अगर मुझे एम आर दिया हुआ है, सीमांत आय दिया हुआ है, नहीं सॉरी औसत आय और मांग की लोच दी हुई है और मुझे सीमांत आय ज्ञात करनी है तो मैं आसानी से ज्ञात कर सकता हूँ। इसी प्रकार से पुनः हम पुराने वाले समीकरण पर आ जाते हैं जो मैंने लिखा था, ई ए माइनस ई एम इज इक्वल टू ए, है ना। अब अगर हमें ए के संदर्भ में ज्ञात करना है तो ऐसी स्थिति में हम कर सकते हैं ई ए माइनस ए इज इक्वल टू ई एम को मैं इधर ले आता हूँ। चूंकि इन दोनों में ए कॉमन है इसलिए मैं ए को बाहर ले लेता हूँ तो अंदर बच जाएगा मेरे पास ई माइनस 1 इज इक्वल टू ई एम। अब ए को मैं इधर ही रखूँ, है ना, और इसको उधर ले जाता हूँ तो मेरे पास हो जाएगा ई एम बटा ई माइनस 1, ये आ जाएगा। और चूंकि m यहाँ पर है इसलिए मैं m को कॉमन होने के कारण एक ही है इसलिए हम इस m को बाहर भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा a इज इक्वल टू m ब्रैकेट में ऊपर का e रह जाएगा और नीचे e माइनस 1। तो ये दूसरा सूत्र मेरे पास आ जाता है कि अगर मुझे AR निकालना है और M और इलास्टिसिटी यानी सीमांत आय और मांग की लोच दी हुई है तो ऐसी स्थिति में हम औसत आय निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास दो महत्वपूर्ण सूत्र आ जाते हैं, है ना। दो कौन कौन से महत्वपूर्ण सूत्र है, पहला हमने निकाला था अगर MR निकालना है तो A
1 माइनस 1 अपॉन ई, इसको ध्यानपूर्वक याद कर लें। दूसरा जो है इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्योंकि औसत आय इजिकल टू कीमत होती है, तो कई जगह पर औसत आय नहीं लिख करके और कीमत लिखी हुई होती है, तो इसकी जगह ए की जगह हम कीमत या प्राइस पी लिख सकते हैं 1 अपॉन ई। तो ये हमारे पास आ गया पहला, दूसरा और तीसरा, है ना, ये आ गया। और वो सूत्र आ गया हमारे पास एम इजिकल टू ए, अगर हमें निकालना है तो ए इजिकल टू एम ई माइनस 1। तो ये 2 और 3 सूत्र आ गए। पहला सूत्र, मूल सूत्र क्या था, ए आर बटा ए आर माइनस एम आर, वो पहला था। दूसरा एम आर निकालने का अभी मैंने बताया था आप लोगों को, क्या निकला था एम आर का, एम इजिकल टू, अभी बताया था, दोबारा लिख देता हूँ मैं इसको, आप याद करें ना, 1 माइनस 1 अपॉन ई। तो ये 3 जो सूत्र हैं, बाहर रहेगा ए। तो ये जो 2, ये दूसरा सूत्र हो गया हमारे पास, ये तीसरा सूत्र हो गया। और पहला सूत्र था इलास्टिसिटी इज इक्वल टू ए बटा ए माइनस एम, यानी ए आर बटा ए आर माइनस एम आर, ये माइनस है। तो ये जो 3 हमारे पास प्रमुख सूत्र आ जाते हैं। अब जो है मांग की लोच और कुल आय में क्या संबंध है ना। अगर हम यहाँ पर मान लें कि मांग की लोच जो है 1 है, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 है, तो पहले समीकरण के अनुसार m इज इक्वल टू था ए ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन ई था। अगर इसमें रखूँ मैं मांग की लोच हमें ज्ञात करनी है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगी, मांग तो एम आर होगा इज इक्वल टू ए की जगह मैं ए ही रहने देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1। तो 1 अपॉन 1 का 1 ही हो जाएगा, और 1 में से 1 जाएगा तो 0 बच जाएगा, तो इज इक्वल टू हो जाएगा a इंटू 0। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 0, शून्य आएगा। यानी जब मांग की लोच 1 के बराबर होती है तो ऐसी स्थिति में सीमांत आय क्या होगी, शून्य होगी। और वो बिंदु कहाँ पर होगा, ये देखिए नीचे इस रेखा चित्र में एस बिंदु पर सीमांत आय एन एस रेखा जो है डॉट डॉट वाली, ये एस रेखा एक्स अक्ष को स्पर्श करती है, तो इस बिंदु पर जो है मांग की लोच शून्य होती है। तो जहां पर मांग की लोच इकाई के बराबर है ना, मांग की लोच जब इकाई के बराबर है तो ऐसी स्थिति में एम आर शून्य होता है। और ऊपर देखिए ई बिंदु पर, ये जहां पर शून्य होता है, एक रेखा चित्र अभी हम लेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा। अगले रेखा चित्र में देखें, ये देखिए यहाँ पर ये जो डॉट डॉट वाली रेखा है वो है एम आर रेखा, और ए सी रेखा है वो है ए आर रेखा। तो जहाँ पर ई बिंदु है, ये देखिए यहाँ ई बिंदु पर क्या होता है, ये एक्स अक्ष को स्पर्श करती है, तो यहाँ मांग की लोच इकाई के बराबर है। तो जहाँ मांग की लोच इकाई के बराबर होती है वहाँ एम आर शून्य हो जाती है, क्योंकि इलास्टिसिटी इजिकल टू 1 होने पर कुल आय स्थिर रहती है। कुल आय और मांग की लोच में हम संबंध देख चुके हैं कि कीमत बढ़ने और घटने का जब कुल आय पर या कुल एक्सपेंडिचर पर, टोटल खर्च पर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। और जब किसी प्रकार का कुल आय में परिवर्तन नहीं होगा तो एम आर शून्य हो जाती है। तो मांग की लोच, कुल आय एवं सीमांत आय में संबंध भी हम इस रेखा चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। इसमें जो ए सी ली गई है, ये देखिए ए सी एक सरल मांग की रेखा है, या इसको हम ए आर वक्र भी कह सकते हैं, जिसके बीच में बी बिंदु स्थित है। यानी बी बिंदु पर बी सी, बी से सी की दूरी और बी से ए की दूरी दोनों ही समान है। समान होने पर नीचे का अंश बटा ऊपर का अंश जब हम भाग देंगे, मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है बी सी और 4 सेंटीमीटर ये ए बी, तो ऐसी स्थिति में 1 आएगा। तो मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। बी से सी तक, है ना, मांग बेलोच होती है, यानी इकाई से कम होती है। ये बी से लेकर के और इस सी बिंदु तक इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था आप लोगों को, क्योंकि कीमत के ए से लेकर के और डी तक घटने पर कुल आय बढ़ती जाती है।
डी पर वो अधिकतम हो जाती है कुल आय और स्थिर हो जाती है। डी से ओ तक यानी नीचे इस बिंदु तक घटने पर कुल आय घटती है। अतः ओ से ई तक की जो मात्रा है ना, ओ से ई तक की मात्रा है, वहां तक एम आर धनात्मक या पॉजिटिव। ई पर एम आर देखिए शून्य हो जाता है क्योंकि एक्स अक्ष को स्पर्श कर लेता है, तो यहां पर एम आर इजिकल टू 0 होता है। ई से सी तक है ना, ई से सी की मात्रा तक एम आर ऋणात्मक होता है। अगर इससे हम आगे देखें एम आर, तो एम आर यहाँ नीचे वक्र नीचे, ये मैं डॉट डॉट बना रहा हूँ, इस तरह से एम आर वक्र नीचे आ जाएगा जो नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा नीचे वाले एक्स पर। तो कीमत व मांग की मात्रा के दिए हुए होने पर हम कुल आय व सीमांत आय आसानी से निकाल सकते हैं। उसको भी मैं एक टेबल के माध्यम से आप लोगों को समझाऊंगा। ये देखिए हमारे पास मांग की मात्रा है और कीमत दी हुई है। अब हमें कुल आय ज्ञात करनी है, तो ऐसी स्थिति में हम कुल आय कैसे ज्ञात करेंगे? कुल आय क्या होगी? कीमत इंटू मात्रा। ए आर क्या होती है? टी आर बटा एक्स। ए आर इजिकल टू पी, मैंने बताया था है ना कि जब ए आर जो है वो कीमत के बराबर होता है और जो टी आर जो ए आर होता है वो होता है टी आर बटा एक्स, है ना। तो अब चूंकि हमें अगर टी आर ज्ञात करना है तो इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, इसको इधर ले आए तो हो जाएगा पी इंटू एक्स बराबर टी आर। तो कुल आय ज्ञात करने के लिए हमें पी इंटू एक्स करना पड़ेगा। तो यहाँ अगर हम पी इंटू एक्स करें तो 7 को अगर हम 0 से गुणा करें तो क्या आएगा? 0। 6 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा? 6। 2 को 5 से करेंगे तो 10। 3 को 4 से करेंगे तो 12, फिर 12, फिर 5 दूनी 10 और फिर 6 एकम 6। तो इस प्रकार से हमारे पास जो है ये क्या कहते हैं कुल आय या टी आर आ जाती है। अब हमें सीमांत आय ज्ञात करनी है, तो सीमांत आय में होता है डेल्टा टी आर। डेल्टा टी आर बटा डेल्टा एक्स। चूंकि एक्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 बढ़ रहा है, इसलिए उसकी मात्रा में परिवर्तन एक ही हो रहा है। तो अगर हम एक का भाग किसी भी संख्या में देंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी, इसलिए यहाँ मैंने सीधा ही सीमांत आय इजिकल टू डेल्टा टी आर लिख दिया है। पहले में चूंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है इसलिए हम इसको डैश कर देते हैं। अब देखिए डेल्टा टी आर में कितना परिवर्तन आया? 0 से 6, तो यहाँ एम आर कितना होगा? 6। और यहाँ अगर हम डेल्टा एक्स बटा डेल्टा एक्स भी करें तो 0 से 1 हुआ है, 1 का अंतर हुआ है, तो 6 में 1 का भाग देंगे तो 1 ही प्राप्त होगा। फिर यहाँ से यहाँ पर कितना परिवर्तन हुआ है? 4 का। फिर यहाँ से यहाँ पर 2 का। फिर यहाँ से यहाँ तक परिवर्तन हुआ है 0, 12 से 12 ही रहा, फिर -2 और फिर हमारे पास आ गया -4। ये पूरा लिखा नहीं गया है, ये 6 आएगा, 6 एकम 6। तो इस प्रकार से हमारे पास कुल आय, सीमांत आय और कीमत आ जाती है। और किन्हीं दो के दिए होने पर, यानी सीमांत आय, औसत आय और मांग की लोच में से किन्हीं दो के दिए हुए होने पर हम तीसरे को ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज मांग की लोच, सीमांत आय और औसत आय के मध्य क्या संबंध है उसका अध्ययन किया है।